वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल साइकिल यानी कि कोशिका चक्र, उनकी अवस्था के बारे में। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोशिका चक्र यानी कि कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। तो एक मातृ कोशिका यानी कि पेरेंट सेल से डॉटर सेल यानी संतति कोशिका के बनने को ही कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन के कारण ही जीवों के शरीर में वृद्धि होती है। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप लैंगिक और अलैंगिक जनन संभव हो पाता है। कोशिका विभाजन के बारे में सर्वप्रथम रोडोल्फ विर्चोव ने बताया था और इनके अनुसार नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। यानी कि नई कोशिका यानी डॉटर सेल का जो उत्पत्ति होता है वो पेरेंट सेल से होता है, रोडोल्फ विर्चोव के अनुसार। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कोशिका चक्र के बारे में, तो घटनाओं का वह अनुक्रम जिसमें कोशिकाओं या कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन एवं अन्य संगठनों का संश्लेषण होता है और इसके बाद विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसे कोशिका चक्र कहते हैं। यह एक संतत प्रक्रिया है जिसमें डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण कोशिका चक्र की किसी एक विशिष्ट अवस्था में होता है। सभी घटनाएं जीनों द्वारा नियंत्रित होता है। जीन जिसको आरएनए डीएनए को ही जीन कहेंगे, जिसमें जो आरएनए डीएनए जो होता है क्रोमोसोम के अंदर में होता है और ये आरएनए डीएनए और क्रोमोसोम के कॉम्बाइंड समूह को ही जीन कहेंगे। नेक्स्ट अगर बात किया जाए मनुष्य में कोशिका चक्र 24 घंटे में होता है, 24th आवर में। कोशिका चक्र की दो मूल प्रावस्थाएं होती है। पहला है अंतरावस्था यानी कि इंटरफेज। कोशिका का 95% समय इंटरफेज का होता है, अंतरावस्था का होता है। कोशिकाओं का जीवन काल अधिकांश अंतरावस्था में ही होता है, जिसमें कोशिका का आकार दोगुना होता है। इस अवस्था में तेजी से जैव संश्लेषण होता है। अब बात किया जाए अंतरावस्था जो होता है उनका 3 उप प्रवस्थाएं होती है। सबसे पहला है जी फेज यानी कि पश्य सूत्री अंतरावस्था काल अंतराकाल प्रवस्था, पश्य सूत्री अंतराकाल प्रवस्था जिसको जी फेज भी कहेंगे। इसे प्रथम वर्धन काल भी कहते हैं। इस प्रवस्था में प्रोटीन एवं आरएनए का संश्लेषण होता है। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट अगर बात किया जाए डीएनए संश्लेषण की तैयारियां इस फेज में होती है। जी काल का समय बदलता रहता है। अस्थायी ऊतकों की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन रुक जाता है। जी अवस्था का परिवर्धन जी नॉट अवस्था यानी जी0 अवस्था या विराम अवस्था में हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि यह कोशिका चक्र से हट गई है, परंतु अनुकूल अवस्था आती है तो पुनः वृद्धि होती है और कोशिका पुनः जीवन में जी1 अवस्था में प्रवेश करती है। इनकी दूसरा प्रवस्था है संश्लेषण प्रवस्था यानी कि एस फेज। इस अवस्था में डीएनए का निर्माण व डीएनए की प्रतिकृति होती है। प्रतिकृति यानी कि फोटोकॉपी। इस दौरान डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है और गुणसूत्रों की संख्या 2n रहती है। इनका तीसरा फेज अगर देखा जाए तो जी2 फेज। जी2 फेज को पूर्वसूत्री अंतराकाल अवस्था कहते हैं। इस प्रवस्था में आरएनए, प्रोटीन व एटीपी का संश्लेषण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस अवस्था में कोशिका सूत्री विभाजन के लिए अपने आप को तैयार करती है। अब बात किया जाए सेकेंड टाइप कोशिका विभाजन का, जिनको बोलेंगे एम फेज। अभी हम लोग पढ़े कोशिका विभाजन का पहला टाइप जिसका नाम है अंतरावस्था यानी कि इंटरफेज। इंटरफेज में हम लोग पढ़े जी0 फेज, जी1 और जी2 फेज। अब हम लोग सेकेंड टाइप पढ़ेंगे। सेकेंड टाइप का नाम हो गया आपका सूत्री विभाजन यानी कि एम फेज। यह कोशिका चक्र की नाटकीय अवस्था होती है।
इसमें कोशिका के सभी घटकों का पुनः गठन होता है। इस विभाजन में जनक व संतति यानी पेरेंट और डॉटर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर रहती है एम फेज में, यानी सूत्रीय विभाजन में, जिसको समसूत्री विभाजन भी कहेंगे, इसीलिए इसे समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। समसूत्री विभाजन में 4 प्रावस्थाओं का विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन में 2 कोशिकाओं का 2 प्रावस्थाओं का विभाजन होता है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं पूर्वावस्था यानी कि प्रोफेज के बारे में। सूत्रीय विभाजन का फर्स्ट टाइप प्रोफेज। तो प्रोफेज यानी पूर्वावस्था, इसका पहला अगर पॉइंट बात किया जाए तो क्रोमेटिन पदार्थ जाल के रूप में ना होकर पतले महीन धागे के रूप में रूपांतरित हो जाता है पूर्वावस्था में, प्रोफेज में, जिसे गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र सघन की क्रियाविधि के कारण छोटे व मोटे होने लगते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में 2 अर्ध गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं और अर्ध गुणसूत्र सेंट्रोमियर में जुड़ने लगते हैं या जुड़ जाते हैं या जुड़े रहते हैं। समसूत्री तर्कु सूक्ष्म नलिकाएं बनने लगती है और फिर पूर्वावस्था के अंत तक केंद्र झिल्ली व केंद्रिका लुप्त होने लगती है। नेक्स्ट है मेटाफेज यानी कि मध्यावस्था। इस अवस्था में गुणसूत्र कोशिका की माध्य रेखा पर अवस्थित होकर मध्यावस्था पट्टियां बनाते हैं। गुणसूत्र के अर्धगुणसूत्रन तर्कु तंतुओं से गुणसूत्र बिंदु जुड़े रहते हैं। गुणसूत्र के अर्धगुणसूत्र तर्कु तंतुओं से गुणसूत्र बिंदु जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो गुणसूत्रों के गुणसूत्र बिंदु पट्टिका पर एवं भुजाएं ध्रुवों की ओर होने लगती है और इस अवस्था में गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं क्योंकि इसमें सर्वाधिक सघन होते हैं। और तीसरा अगर बात किया जाए तो पश्चावस्था यानी कि एनाफेज। तो इस अवस्था में गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं और गुणसूत्रों के गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर तथा भुजाएं पीछे की ओर जाती है और यह सूत्रीय विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है। लास्ट है टीलोफेज। तो संतति गुणसूत्रों के समूह विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और तुर्क तंतु विलुप्त हो जाती है। प्रत्येक गुणसूत्र समूह के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है और गुणसूत्र पुनः क्रोमेटिन जाल में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार पूरा का पूरा कोशिका विभाजन संपन्न होता है और ये 2 फेज में संपन्न होता है। पहला इंटरफेज में G0 यानी कि G0, G1 और G2 फेज संपन्न होता है जो कि 95% लेता है। और लास्ट है दूसरा नंबर में M फेज जो कि बाद बाकी विभाजन को कंप्लीट करता है। M फेज 4 प्रकार में 4 रूपों में कंप्लीट होता है, 4 फेज में कंप्लीट होता है, जिसमें से पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा टीलोफेज। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को पूरा का पूरा सेल साइकिल, माइटोसिस और मियोसिस बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।